देश में आज बात भाजपा और मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर भी उस सबसे बड़े ग्लैमरस चेहरे की जिसे राजनीति विरासत में मिली, लेकिन उसका ऐसे राजघराने से जिसने जनता के दिल में राज कर उसके हित में पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत कुछ किया और बदले में समर्थन के साथ सम्मान भी हासिल किया, जिसे सियासत में सिंधिया फैक्टर कहा जाता है। भाजपा या फिर कांग्रेस, कोई इसके प्रभाव से अछूती नहीं रही, जिसकी दिल्ली में पहुंच तो गुजरात से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र में भी जिस सिंधिया परिवार का दखल किसी से छुपा नहीं है। राजनीति में इस राजघराने के दखल को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। तो आज बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो पहली बार भाजपा के टिकट पर गुना शिवपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। ज्योतिरादित्य लोकसभा के उपचुनाव से सांसद बनकर 5 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार यह यूं कहें कि पहली बार भाजपा के टिकट पर कमल खिलाने के लिए मैदान में हैं। सीट वही पुरानी गुना शिवपुरी। कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस की सरकार रहते पिछला चुनाव हार गए थे। यह वही सीट है जिससे कभी उनके पिता कैलाशवासी माधवराव सिंधिया ही नहीं, दादी राजमाता सिंधिया भी चुनाव जीतकर संसद में पहुंची थी। जूनियर सिंधिया ज्योतिरादित्य इन दिनों अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस के आंख की किरकिरी बने हुए हैं, तो मोदी शाह की भाजपा में राष्ट्रीय नेतृत्व की आंख का वो तारा बने हुए हैं। लोकसभा का यह चुनाव सिंधिया के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत मायने रखता है, तो भाजपा और पार्टी नेतृत्व की साख भी यहां कसौटी पर है। सिंधिया ने इस बार समन्वय, सतर्कता और सूझबूझ के साथ सियासत में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए न सिर्फ खुद को बहुत बदला है, बल्कि कैडर बेस पार्टी बीजेपी के रंग में वो नेतृत्व के साथ रंग चुके हैं, या फिर सहयोगी नेताओं के साथ जनता का भरोसा भी जीतने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तीसरे चरण के मतदान के साथ ज्योतिरादित्य अपनी नई पारी का आगाज यहां के चुनाव परिणाम से करने जा रहे हैं। तो चलिए तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य में सिंधिया की सियासत की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो सिंधिया राजघराने की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, जो पहली बार भाजपा की टिकट पर अपनी परंपरागत गुना शिवपुरी सीट से उम्मीदवार हैं, जिन्होंने चुनावी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की और अब भाजपा के गिने चुने बड़े चेहरों में वो शामिल हो चुके हैं, जिनकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश के दायरे तक सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान अपने काम के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बना ली है। पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही राजनीति में आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सिर्फ चुनाव जीतना चुनौती है या और भी बहुत कुछ है। सियासत में सिंधिया के साम्राज्य के दखल के बावजूद महाराज से महासेवक के रूप में खुद को बदल चुके ज्योतिरादित्य ने कभी सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। ऐसे में महाराज सियासत में कितने फिट और हिट साबित हो रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय राजनीति का एक अहम चेहरा, जिन्होंने अपने वंश की विरासत और परिवार की सियासत को बखूबी संभाला। बुरे दौर में राजनीति में प्रवेश करने वाले ज्योतिरादित्य आज मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत की अहम शख्सियत बन चुके हैं। कभी गांधी परिवार के करीबी और राहुल प्रियंका के मित्र रहे ज्योतिरादित्य आज भाजपा के सर्वे सर्वा मोदी शाह के सबसे भरोसेमंद बन चुके हैं, जिन्होंने राजनीति की मझधार को देखा और अपने सफर में आए उतार चढ़ाव से जूझते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल कर ही लिया। जिस सिंधिया राजवंश का रुतबा और दबदबा आजादी के पहले कायम था,
तो स्वतंत्र भारत में भी इस राजवंश ने राजनीति के मैदान में अपना झंडा कभी झुकने नहीं दिया। पहले अपने पिता के नक्श कदम पर चले ज्योतिरादित्य कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में भी बड़े पदों पर रहे, तो समय और परिस्थिति के मद्देनजर नई राह की तलाश भी की और अपनी दादी राजमाता के परिश्रम से सिंचित भारतीय जनता पार्टी में आज वो अनिवार्य अंग बन चुके हैं, जिनके बिना मध्य प्रदेश में भाजपा अधूरी मानी जाएगी। जिन सिंधिया के साथ महाराज स्वमेव जुड़ जाता है, उन्होंने स्वयं पहल करते हुए महाराज से इतर एक जननेता की अपनी अलग छवि बनाने के लिए शिद्दत से जतन किए, जिनके पीछे समर्थकों की फौज ही नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता के स्नेह, प्यार और आदर सम्मान की भी बड़ी ताकत है। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें मध्य प्रदेश की सियासत का एक नया अध्याय लिखने के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने साबित किया कि जिंदा हो तो जिंदा नजर भी आना चाहिए, जिन्होंने कभी अपने स्वाभिमान, सम्मान और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया बल्कि भविष्य की चिंता किए बगैर अपने उसूलों पर कायम रहे। ज्योतिरादित्य ने सिंधिया राजवंश के गौरव को भी बनाए रखा, तो साथ ही देश के लोकतंत्र को सम्मान देते हुए स्वयं को महाराज की बजाय महासेवक के रूप में तब्दील किया। एलिट क्लास के सिंधिया आज गरीब की झोपड़ी में भी जमीन पर बैठकर अगर भोजन करते हैं, तो ये भाजपा की रीति नीति के साथ उनके अपने संस्कार भी हैं। ज्योतिरादित्य आज संघ के भी प्रिय हैं, तो भाजपा के सभी वरिष्ठ और समकालीन राजनेताओं के साथ उनके मित्रवत संबंध हैं। तो इसके पीछे उनका सहज, सरल और सामंजस्य के साथ रिश्ते निभाने का अंदाज बड़ी वजह है। किसी के लिए स्वयं को बदल पाना आसान नहीं होता, लेकिन सिंधिया ने इस धारणा को गलत साबित किया। आज महाराज से महासेवक की भूमिका में आ चुके सिंधिया यकीनन भविष्य में किसी और बड़ी भूमिका में आने की संपूर्ण योग्यता रखते हैं, जिसकी प्रतीक्षा समय को भी है और सियासत को भी। आइए अब आपको ले चलते हैं उस कालखंड में जब ज्योतिरादित्य का कांग्रेस से मोह भंग हो जाता है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 2023 के पहले का विधानसभा चुनाव। जी हां, 2018 में जब अपनी दावेदारी भूलकर ज्योतिरादित्य अपने उस वक्त के नेता राहुल गांधी के साथ कदम तालकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करते हैं। लेकिन सत्ता में लौटने के बाद कांग्रेस के अंदर ही जब सिंधिया को सड़क पर उतर जाने की चुनौती दी जाती है, तो फिर बात निकली तो दूर तलक जा पहुंची थी। उस वक्त बगावत के साथ सत्ता पलट और भी जो कुछ हुआ, किसी से वो छुपा नहीं है। शायद कांग्रेस ज्योतिरादित्य की बगावत का नतीजा आज भी भुगत रही है। सिंधिया के लिए यह गुजरे जमाने की बात हो सकती है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां दूसरे कई और जिम्मेदार नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग होने का सिलसिला बदस्तूर अभी भी जारी है। 2018 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान तैयार किया, जिसमें प्रदेश की कमान कमलनाथ को सौंपी, तो ज्योतिरादित्य को पोस्टर बॉय यानी प्रचार अभियान का प्रमुख बनाकर उन्हें पूरे प्रदेश में कैंपेनिंग के लिए उतार दिया। कर्ज माफी समेत कांग्रेस के कई वादे तब जनता को लुभाने लगे। फिर 15 साल की भाजपा सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी, इन सब ने मिलकर एक अलग ही माहौल बना दिया और कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंच गई। यकीनन इस जीत में कांग्रेस की स्ट्रेटजी के साथ सिंधिया के चेहरे ने काम किया, लेकिन जब बारी मुख्यमंत्री चुनने की आई तो राहुल गांधी के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ अपने चाचा समान इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ थे, तो दूसरी तरफ अपना पक्का दोस्त ज्योतिरादित्य। सोनिया कमलनाथ को तो प्रियंका सिंधिया को सीएम बनाने के पक्ष में थे। सूत्र बताते हैं कि तब राहुल ने सिंधिया को डिप्टी सीएम बनाने का भी ऑफर दिया था, लेकिन सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया। तब नाथ ने शपथ ली और यहीं से इन सभी के आपसी रिश्तों में एक खटास पैदा हो गई, बल्कि यूं कहें कि एक दरार पड़ गई जो बाद में गहरी खाई में तब्दील हो गई। तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने सिंधिया कोटे के मंत्रियों को तो पद दे दिए, लेकिन दिग्विजय सिंह की नाथ सरकार में बढ़ती दखलंदाजी सिंधिया को पसंद नहीं थी। उस पर सिंधिया की लोकसभा चुनाव में हार के बाद तो दिग्गी और नाथ ने उन्हें तवज्जो देना ही बंद कर दिया था।
ऐसे में जब सिंधिया अपने चुनावी क्षेत्र में किसानों के मुद्दे उठाने लगे और अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी, तो कमलनाथ ने आग में घी डालते हुए एक लगी बात कह दी और कहा कि सिंधिया को सड़क पर उतरना है तो उतर जाए। उस वक्त नाथ फुल जोश में थे। सत्ता के चश्मे से उन्हें सरकार पर आने वाला खतरा नहीं दिख रहा था। इसके बाद ही सिंधिया के मन में एक ज्वालामुखी उबलने लगा। बात जब उसूलों और मान सम्मान पर आ जाए तो कोई भी शख्स चुप नहीं बैठ सकता था। यहाँ तो बात महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो रही है, लिहाजा जिस तरह की राजनीति सिंधिया के साथ की गई थी, कुछ उसी अंदाज में पलटवार की तैयारी सिंधिया ने भी कर ली। और मार्च 2020 की शुरुआत में कांग्रेस सरकार डगमगाने लगी। मंत्री समेत कांग्रेस विधायक गुरुग्राम क्या पहुंचे, नाथ सरकार वेंटिलेटर पर पहुंच गए और फिर एक एक कर कांग्रेस के मंत्री और विधायकों के इस्तीफे होने के बाद आखिरकार कमलनाथ को भी अपना इस्तीफा देना ही पड़ा। एक छोटी सी भूल उन्हें इतनी भारी पड़ी कि 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस 15 महीने भी सरकार नहीं चला पाई। सिंधिया ने साबित कर दिया कि कांग्रेस की ताकत और भविष्य वे ही थे जिन्हें ठुकराकर कांग्रेस ने हमेशा के लिए अपना नुकसान कर लिया। इसके बाद तो कांग्रेस में पतझड़ शुरू हो गया, जो 2024 के चुनाव तक बदस्तूर जारी है। सिंधिया के वार से कांग्रेस आज तक नहीं संभल पाई। फिलहाल राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो ज्योतिरादित्य ने लोकसभा चुनाव जीतकर ही संसद में अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराई है। चाहे फिर वह कांग्रेस और यूपीए के समय की मनमोहन सरकार हो या फिर भाजपा और एनडीए की मोदी सरकार, ज्योतिरादित्य ने ग्वालियर के साथ चंबल अंचल तक सीमित न रहते हुए मध्य प्रदेश को विकास की नई सौगात दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। चुनाव भले ही गुना शिवपुरी से लड़ते रहे, लेकिन ग्वालियर पर हमेशा उनकी पैनी नजर रही है। एक दौर था जब सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते थे और अब ज्योतिरादित्य के केंद्रीय मंत्री रहते हवाई कनेक्टिविटी भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। स्वयं मोदी भी इसका जिक्र करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से केंद्रीय मंत्री बने तब से मानो ग्वालियर चंबल अंचल की किस्मत बदलने लगी। एक के बाद एक कई बड़ी सौगातें इस अंचल को मिल चुकी हैं, जिनसे न केवल क्षेत्र में आर्थिक विकास हुआ बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुले। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर सिंधिया ने अपनी नई पारी की शुरुआत की थी। इस विभाग को लेकर भी कई सवाल उठे, लेकिन सिंधिया ने हमेशा की तरह संयम का परिचय दिया और इस विभाग के जरिए ही उन्होंने ग्वालियर वासियों को कई सौगातें दी। एक बार ग्वालियर चंबल को सौगातें मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वह बदस्तूर जारी है। योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार की, इनका लाभ लेने में अक्सर पिछड़ जाने वाला ग्वालियर चंबल अंचल सिंधिया के मंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में तेजी से दौड़ लगाने लगा। यानी सिंधिया सबका साथ सबका विकास की थीम पर काम कर रहे थे। सिंधिया ने लगातार ग्वालियर के दौरे कर वहां के लोगों की आवश्यकताओं को समझा। इसके लिए उन्होंने मंत्री बनने के बाद स्वयं कई इलाकों का पैदल दौरा किया और ग्वालियर को किस तरह और सजाया संवारा जा सकता है इसकी तैयारी में जुट गए। ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार की काफी समय से योजना बन रही थी, लेकिन सही जमीन न मिल पाने की वजह से मामला अटका हुआ था। ऐसे में सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनते ही मानो हर समस्या का समाधान अपने आप होने लगा। सिंधिया के हस्तक्षेप के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 110 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आवंटित की। इसके बाद यहां तेजी से काम हुआ और जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया की जबरदस्त प्रशंसा की थी और कहा कि इतने कम समय में इतने भव्य एयरपोर्ट का निर्माण होना सामान्य बात नहीं है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया। ये सारे प्रयास
देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपनी कार्यशैली से न केवल क्षेत्र की जनता का दिल जीता, बल्कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में शुमार हो गए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया प्राणपण से अपने विभाग को संभालने के साथ साथ ग्वालियर चंबल के विकास पर भी ध्यान लगाए रहे। तभी तो यहाँ सड़क, रेल और हवाई यातायात को दुरुस्त करने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ। सिंधिया के प्रयासों से मध्य प्रदेश के कई शहरों में हवाई यातायात बढ़ा, यानी बतौर नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने खुद को साबित कर दिखाया। चुनाव भले ही मोदी के चेहरे को आगे रखकर भाजपा लड़ रही है, पर पार्टी में उम्मीदवार का चेहरा भी महत्व रखता है। चुनाव का मुख्य एजेंडा भविष्य का भारत और विकास की बात, लेकिन स्थानीय स्तर पर जातीय समीकरण भी बहुत कुछ मायने रख रहे हैं। गुना शिवपुरी सीट पर यादव फैक्टर के लिए अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बढ़ चढ़कर दिलचस्पी ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो और प्रचार से क्षेत्र के जातीय समीकरण सिंधिया के पक्ष में उन्हें मजबूत करते हुए देखे जा सकते हैं। लगातार 4 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2019 में परंपरागत गुना सीट पर ही सिंधिया की हार होने से हर कोई हैरान था। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि हार किसी समय उन्हीं के कट्टर समर्थक रहे केपी यादव के हाथों मिली। केपी यादव मुंगावली उपचुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए और मोदी लहर ऐसी चली कि केपी यादव भी सिंधिया जैसे दिग्गज राजनेता को चुनाव हराकर जीत के मुहाने तक पहुंच गए। वरना पहले तो इसे एक तरफा मुकाबला माना जा रहा था और किसी ने भी केपी यादव की जीत की कल्पना नहीं की थी। लेकिन 19 के चुनाव में मोदी मैजिक ने और भी कई सीटों पर ऐसे ही उलटफेर कराए। बहरहाल 19 से पहले अपराजित रहे सिंधिया के लिए यादव वोट बैंक फिर चुनौती बनकर उभरा और इसी कमजोर कड़ी को साधकर कांग्रेस ने एक यादव उम्मीदवार ही 2024 के मुकाबले में उतारा। लेकिन इस बार समीकरण थोड़े अलग हैं। पहले कांग्रेस के केपी यादव भाजपा में आए थे, अब भाजपा के यादवेंद्र यादव कांग्रेस में शामिल होकर सिंधिया को चुनौती दे रहे हैं। गुना संसदीय क्षेत्र में यादव मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या होने से ये वर्ग बड़ा मायने रखता है। हालांकि सिंधिया भाजपा में शामिल होकर राज्यसभा सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री बनकर इस क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचकर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करते रहे। सिंधिया लगातार इसी क्षेत्र में सक्रिय रहे और अब जब कांग्रेस यादव कार्ड लाई तो यह सिंधिया की ताकत बनकर उभरे भाजपा के यादव चेहरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने सिंधिया के क्षेत्र में जबरदस्त रोड शो और सभाएं की। अब माननीय सिंधिया जी, आपका चुनाव नहीं है, यह चुनाव मेरा चुनाव है, हम सबका चुनाव है, यादव बंधुओं का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, हम उस बात का आभार मानते हैं। हमारे घर में तो कोई सांसद विधायक नहीं रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से और भी यादव बंधु बिहार यूपी में वो इस रास्ते पे गए, लेकिन वो यादव बंधु के नाम पे तो गए, पहली बार तो बन गया धक्का धूमी से, न बाद में ऐसे पकड़ के बैठ गया कि उनकी औलाद से बाहर ही नहीं आने दिया उनने। दुर्भाग्य ऐसा, इतना बड़ा यादव समाज, पूरे देश की सबसे बड़ी आबादी, लेकिन एक बार भी दूसरा उनके घर के बाहर वाला कोई बन जाए उनको मंजूर नहीं। ये धन्यवाद है भाजपा को, पहले बाबूलाल जी गौर को, और अभी आपके सामने मेरे को मौका दे करके लोकतंत्र की जय जयकार करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे और आपके उज्जैन के महाकाल मंदिर की क्षेत्र से मोहन यादव जी को आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया है मेरे भाई और बहनों। और मेरे लिए तो ब्रिजेंद्र
मेरे लिए तो अति गौरव की बात है, क्योंकि महाकाल की नगरी का नेतृत्व मेरे अपने मोहन यादव जी करते हैं, जिस महाकाल की नगरी के साथ सिंधिया परिवार का एक हृदय का संबंध रहा है मेरे भाई और बहनों। तो आज मुझे आपके साथ मुझे भी मेरे मन में उतना ही गर्व है कि हमारे यादव समाज के मोहन जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे देश में अगर किसी समाज की हम विश्लेषण करें, योगेश्वर श्री कृष्ण की समाज, मेरी यादव समाज, योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक हाथ में एक उंगली में बांसुरी ऐसे मधुरता से बजती थी कि पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड उनका कायल होता था, वहीं दूसरी उंगली में सुदर्शन चक्र होता था मेरे भाई और बहनों, कि कहीं अगर ब्रह्मांड में अन्याय अगर हो रहा हो तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र न्याय के चक्र के रूप में घूमता था। और आज उनके समाज को मैं प्रणाम करता हूं, उनके वंशजों को मैं प्रणाम करता हूं। वहीं भाजपा की फायर ब्रांड लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री और सिंधिया को अपना भतीजा मानने वाली उमा भारती भी खास तौर पर सिंधिया के लिए ही प्रचार करने शिवपुरी पहुंची, जहां उन्होंने अपने समर्थक विधायक प्रीतम लोधी के पिछोर क्षेत्र में सिंधिया के लिए प्रचार किया। भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया ने अपने सभी वरिष्ठों को भरपूर सम्मान दिया। मसलन सिंधिया जब भी भोपाल पहुंचे, अगर उमा भारती वहां मौजूद रहीं, तो सिंधिया हमेशा उनसे मिलने गए। उमा ने भी हमेशा सिंधिया को अपने भतीजे जैसा स्नेह दिया। ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर उमा भारती को राजनीति में लाने का श्रेय ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता सिंधिया को ही जाता है। तो इस सभा में उमा ने रामराज लाने के लिए सिंधिया की जीत को जरूरी बताया। उन्होंने राजमाता के त्याग तपस्या को याद किया। साथ ही कहा कि अगर राजमाता न होती तो प्रदेश में भाजपा इतनी मजबूत नहीं हो पाती। उमा ने कहा, मुझे हमेशा ज्योतिरादित्य के भाजपा में शामिल होने का इंतजार रहता था, क्योंकि इनमें भाजपा के ही गुण और संस्कार हैं जो भ्रष्टाचार और अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उषाराव ठाकुरे जी का और हमारे संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों का सबका संपर्क राजमाता जी से बढ़ा। कांग्रेस की सरकार के अत्याचार इतने बढ़ रहे थे कि राजमाता जी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। राजमाता जी सड़क पे आ गई, पैदल चली और गवर्नर ने यहाँ पर पहुंची और अपने साथ विधायकों की लिस्ट दी कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन ये सरकार अत्याचारी और भ्रष्टाचारी हो गई है, इसलिए इस सरकार को नष्ट करना चाहते हैं और बहुमत उनके साथ नहीं रहेगा। जब अम्मा ने सरकार बनाई 1969 की बात है, यहाँ के गुप्ता जी उसमें मंत्री बने कैबिनेट मिनिस्टर, उनके बेटे आदमी यहाँ बैठे हुए। हाँ, लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी। अगर अम्मा ने उस समय पर कांग्रेस को गिरा करके जनसंघ के साथ मिलकर सरकार न बनाई होती तो यहाँ भाजपा कभी इतनी ताकतवर न बन पाती। आप ध्यान रखें, हमारी छवि अच्छी रहती, हमारे नेताओं की छवि अच्छी रहती, लेकिन हमारी जो शक्ति है वो राजमाता विजया राजे सिंधिया की। भारत का जगत गुरु बनने का समय आ गया है, इसके लिए एक महायोगी, एक तपस्वी व्यक्ति चाहिए था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में चाहिए था। इस मध्य प्रदेश को चमक लाने के लिए एक नौजवान चेहरा चाहिए था जिसके चेहरे पर मोती के जैसी चमक हो, और इसलिए जब वो आ गए तो इतनी खुश हुई कि मेरे 2-3 दिन तो कुछ बोले ही नहीं, कहे भगवान कहीं मेरे बोलने से ही कुछ ना हो जाए। सच्ची उसने हाथ ये डर की बात मुझे रहता है कि भैया दूर रहना, क्या पता मेरे बगल में खड़े देखे हम लोग कहें कि रो जाओ थोड़ी देर, वो रुकते हैं। इसलिए जब भैया आ गए, टीवी पे समाचार आने लगा, तब मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य जी का कब से इंतजार था, कब से आपका इंतजार था। आप वो आ गए, मुझे हिमालय से बुला लिया है। वो एक गाना है ना, दूर हिमालय से मैं आई गीत सुहाने गाता,
तो वो तो गंगा कह रही है, यहाँ उमा कह रही है। क्या दूर हिमालय से मैं आई, गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुना था। बस्ती बस्ती दूर हिमालय से आई हमें। वहीं ज्योतिरादित्य ने भी उमा भारती के लिए कहा कि जब उन्होंने अपनी दादी और पिता को खोया था, तब बुआ उमा भारती उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी थीं और आज अस्वस्थता के बावजूद वे सिर्फ मेरे लिए प्रचार करने यहाँ पहुंची हैं। सिंधिया ने कहा कि रिश्ते ही जिंदगी में असली पूंजी होते हैं। मेरी आजी अम्मा ने उमा भारती जी को अपने मस्तिष्क के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन अपने दिल के साथ जोड़ दी। मेरी आजी अम्मा ने बहुत लोगों को राजनीति में आगे किया, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ऐसे रिश्ते बनते हैं जो पहले ही झलक में ऐसा लगता है कि इस जीवन का रिश्ता न रहा हो, लेकिन युग युगांतर जीवन जीवन का रिश्ता रहा हो। वो रिश्ता मेरी बुआ का मेरी आजी अम्मा के साथ रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मेरे पूज्य पिताजी के साथ मेरी 4 बुआएं नहीं है, मेरी 5 बुआएं हैं मेरे भाइयों। शिव ज्योति एक्सप्रेस ने 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हराया। वो एक बार फिर कैलारस में साथ नजर आए। स्वयं चुनाव लड़ रहे शिवराज सिंह भी अपने साथी ज्योतिरादित्य के लिए तीसरी ताकत बनकर यहां प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने राजमाता विजयाराजे सिंधिया समेत सिंधिया परिवार के एक पालक की भांति इस क्षेत्र के लिए किए विकास कार्यों को याद किया। साथ ही शिवराज ने चौथी बार भाजपा सरकार बनाने के लिए ज्योतिरादित्य को भी धन्यवाद दिया और कहा कि अगर ये न होते तो मैं लाडली बहना योजना के जरिए प्रदेश की बहनों को सौगात नहीं दे पाता। शिवराज और सिंधिया को साथ देख यहाँ मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश भी दोगुना हो गया। हमारे लोकप्रिय नेता और नेता से भी बढ़कर परिवार के सदस्य, जिन्होंने हर सुख और दुख में आपकी चिंता की है और दूरदृष्टि जबरदस्त है। बहुत पहले समझ लिया कि कांग्रेस में अब दशा भी नहीं, दिशा भी नहीं बची और दृष्टि भी नहीं बची, तो सही समय पे गलत पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए। मैं आपकी दूरदृष्टि को प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरी बहनों, अपने 4थे कार्यकाल में अगर मैं लाडली बहना योजना बना पाया तो उसका श्रेय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जाता है। और ये इसलिए जाता है कि ना आप उस गड़बड़ सरकार का कबाड़ा करते हमारे साथ आते, ना हम चौथी बार मुख्यमंत्री बनते। ये तो सीधा गलत है ना, बिल्कुल सही है। अब बनते नहीं तो बनाते। और इसलिए अगर मैं बहनों तुम्हारी जिंदगी बदल पाया हूं तो चौथी बार सरकार बनाने वालों के कारण बदल पाया। वहीं इसी मंच पर सिंधिया ने शिवराज सिंह के साथ अपने मजबूत और भरोसेमंद संबंधों का प्रमाण कुछ इस अंदाज में दिया। मेरा और इनका रिश्ता दो नेताओं का रिश्ता नहीं, मेरा और इनका रिश्ता और जब भी मैंने आपके लिए कुछ मांगा है, शिवपुरी गुना, अशोकनगर, मंगावली, पिछोर, चंदेरी, बमोरी गुना के लिए शिवराज सिंह जी ने दिल तोड़ के दिया। तालियों की गड़बड़। सिंधिया के लिए इन 3 राजनेताओं का सभा करने आना बेहद खास रहा। इन सभी के साथ सिंधिया के कितने मधुर संबंध हैं वो इन सभाओं में दिखा। वाकई
भाजपा नाम की डोरी से बंधे इन सभी राजनेताओं का आपसी प्रेम और सामंजस्य देख लगता है कि ये पार्टी नहीं, एक परिवार है। यकीनन इन सब नेताओं की मौजूदगी ने सिंधिया के सामने आने वाली चुनौतियों को पहले ही परास्त कर दिया है। लोकसभा चुनाव की धुरी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूम रहा है। रोड शो, चुनावी सभाओं से हटकर उन्होंने चुनाव लड़ रहे अपने सहयोगी और उम्मीदवार को चिट्ठी लिखकर जीत के लिए जरूरी हौसला भी बढ़ाया है। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के विजन, जिम्मेदारी और अनूठे व्यक्तित्व के साथ विकास के प्रति उनके समर्पण पर मोहर लगाते हुए जो चिट्ठी व्यक्तिगत तौर पर सिंधिया जी के लिए लिखी है, वो चुनाव में एक मुद्दा बन चुकी है। हर गारंटी पर भारी मोदी की गारंटी के साथ मोदी की इस चिट्ठी ने सिंधिया के चेहरे पर चमक बढ़ाने के साथ साथ मतदाताओं को भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर कमल खिलाना क्यों जरूरी है। ज्योतिरादित्य के पिता और कांग्रेस के दिग्गज राजनेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन में योग्य युवाओं को मौका देकर न केवल कांग्रेस से जोड़ा, बल्कि उन्हें चुनावी राजनीति में उतारकर प्रदेश के कोने कोने में एक नई लीडरशिप तैयार की। उस समय प्रदेश में अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज क्षत्रप हुआ करते थे, जिन्होंने अपने समर्थकों की एक बड़ी टीम तैयार की। जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ तो उनके सभी समर्थक नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दिया और आज तक उनके साथ बने हुए हैं। कांग्रेस में रहते ज्योतिरादित्य ने अपने समर्थकों का पूरा ख्याल रखा। पार्टी संगठन में पद पोजीशन की बात हो या चुनाव में टिकट वितरण, और जब सरकार बनी तो उसमें भी अपने समर्थकों को न केवल मंत्री पद तक पहुंचाया, बल्कि वजनदार पोर्टफोलियो भी दिलाया। ज्योतिरादित्य एक बरगद की भांति अपने समर्थकों के लिए आश्रय बने, तो समर्थकों ने भी उनकी शरण नहीं छोड़ी। लिहाजा जब कमलनाथ सरकार में उनके नेता का अपमान हुआ तो सिंधिया की एक आवाज पर उनके सिपह सालार मंत्री और विधायक जैसे पद छोड़ने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। ये समर्थकों की ही ताकत थी जो सिंधिया अपने राजनीतिक जीवन का इतना बड़ा फैसला ले पाए, और सिंधिया की नाराजगी ने नाथ सरकार को धराशायी कर दिया। सिंधिया ने बता दिया कि क्षत्रप होने का अर्थ क्या होता है, और जब सिंधिया भाजपा में शामिल हुए तब भी उन्होंने अपने समर्थकों का पूरा ख्याल रखा। सिंधिया खेमे के कई मंत्री और विधायक पद छोड़कर आए थे, लिहाजा भाजपा ने भी अपनी रीति नीति में बदलाव किए और पहली बार के विधायकों को भी मंत्री पद दिया। उपचुनाव में जीत के बाद वो मंत्री पद पर कायम रहे, तो जो हार गए उन्हें भी निगम मंडल में एडजस्ट किया गया। हालांकि भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया गुट स्वयं ही भाजपा की रीति नीतियों पर चल पड़ा था। इससे कांग्रेस जैसी गुटबाजी भाजपा में नजर नहीं आई। भाजपा ने सिंधिया समर्थकों का, तो सिंधिया ने भी भाजपा के सिद्धांतों और प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखा, और दोनों ने कभी एक दूसरे को धर्म संकट में नहीं डाला। इसी का परिणाम है कि 2023 में सिंधिया समर्थकों को चुनाव लड़ने का पूरा मौका मिला और सरकार बनने पर उन्हें उचित स्थान भी मिले। सिंधिया के समर्थक अब भाजपा की नई ताकत बन चुके हैं, जिसका फायदा दोनों को भरपूर मिल रहा है। ग्वालियर चंबल की राजनीति का केंद्र बिंदु बनता रहा जय विलास पैलेस। जनसंघ से लेकर भाजपा या फिर दौर कांग्रेस का रहा हो, अलग अलग वक्त में इस महल के महत्व को सभी ने समझा। भाजपा नेतृत्व भी इससे अछूता नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगे राष्ट्रपति हो या फिर केंद्रीय मंत्री और दूसरी नामी गिरामी हस्तियां, सभी को यह महल खूब भाया। यहाँ अगवानी के लिए महारानी प्रियदर्शनी और पुत्र आर्यमन सिंधिया खास तौर से मौजूद रहते हैं। यह महल जिसकी अपनी परंपराएं आज भी कायम है, जो राजनीति की नई पीढ़ी का साक्षी भी बना है। देश और प्रदेश की शान, करीब 148 साल पुराना
ग्वालियर का जय विलास पैलेस, जिसकी एक झलक में ही सिंधिया राजवंश की शान और शौकत साफ नजर आ जाती है। सिंधिया राजवंश के शासक जयाजी राव सिंधिया ने सन 1874 में जय विलास पैलेस बनवाया था। 400 कमरों वाले भव्य जय विलास पैलेस को बनाने में विदेशी कारीगरों को भी 12 साल का वक्त लगा। करीब 4000 करोड़ कीमत के इस शाही महल में केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपने परिवार के साथ रहते हैं। सोने से जड़े हॉल में लगा दुनिया का सबसे वजनी झूमर सिंधिया राजाओं की वैभव गाथा बयान करता है। उन्नीस 1964 में एक हिस्से में राजमाता सिंधिया ने संग्रहालय बनवाया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। ज्योतिरादित्य के भाजपा में शामिल होने के बाद इसी जय विलास पैलेस में देश की जानी मानी शख्सियतें मेहमान बनकर पहुंची। जुलाई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां बनाए गए संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होने जय विलास पैलेस आई थीं, तो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच ही सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने से हर किसी को अंदाजा हो गया कि सिंधिया मोदी के कितने करीब हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जय विलास पैलेस के मेहमान बन चुके हैं। इससे पहले साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महल जाकर सिंधिया के सियासत में महत्व को रेखांकित कर चुके हैं। अपने महल में ऐसी तमाम हस्तियों को अपनी मेहमान नवाजी से सिंधिया अभिभूत कर चुके हैं। पूरे परिवार के साथ सिंधिया जिस तरह अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, ऐसा लगता है मानो वो सिंधिया परिवार का ही कोई सदस्य है। महल की गौरवशाली परंपरा को ज्योतिरादित्य ने आज भी कायम रखा है और ऐसे विशिष्ट अतिथियों ने यहाँ का आतिथ्य स्वीकार कर महल के वैभव में 4 चांद लगाए हैं। वैसे राजमाता सिंधिया के समय ही इस अंचल की पूरी सियासत का केंद्र महल ही हुआ करता था। हालांकि अब इस अंचल में कई दिग्गज राजनेता स्थापित हो चुके हैं, जिनकी स्वयं की छवि और उनका हस्तक्षेप यहाँ की सियासत को प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य ने अपने व्यवहार से, अपनी लोकप्रियता से, क्षेत्र के प्रति अपनी संवेदनशीलता से एक बार फिर अंचल वासियों के मन में महल के प्रति उनके प्रेम को, उनके आदर भाव को न केवल कायम रखा बल्कि उसमें बढ़ोतरी की है। सिंधिया जिस तरह से भाजपा में आकर राजनीति की नई राह पकड़ चुके हैं, उस पर चलते हुए वो एक बार फिर पूरे अंचल में महल के पुराने वर्चस्व को स्थापित कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद के अंदर तर्क संगत तथ्यों के साथ बात रखकर एक प्रखर ओजस्वी वक्ता तो सड़क की सियासत में एक भीड़ जुटाऊ नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई है, जो कभी कांग्रेस के लिए मजबूरी तो अब भाजपा के लिए जरूरी बन चुके हैं। फोरम और मंच देखकर न सिर्फ उनकी स्थिति का अंदाजा बदल जाता है, बल्कि परिधान भी उन्हें मीडिया का केंद्र बिंदु बना देते हैं। चाहे फिर राजा रजवाड़ों की परंपरा का निर्वहन हो या फिर एलिट क्लास के नेता के तौर पर सूट बूट और जनता के बीच वही कुर्ता पैजामा, लेकिन सब कुछ निश्चित समय की पाबंदी के साथ दूसरे नेताओं की तुलना में कुछ अलग, जो एक अनुशासित नेता साबित होने के लिए काफी है, जिनका ग्लैमर लोगों को लुभाता है। देश के प्रतिष्ठित कैंपियन और दून स्कूल में शुरुआती शिक्षा और फिर विश्व के प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद सिंधिया भारत लौटे। उस समय गुड लुकिंग, डैशिंग, हैंडसम ज्योतिरादित्य की एक झलक पाने के लिए हर कोई दीवाना था। युवा ज्योतिरादित्य ने जब राजनीति में कदम रखा तो उनकी छवि बाकी राजनेताओं से बिल्कुल अलग थी। उनका बातचीत का लहजा हो या मुस्कुराने का अंदाज, ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर सिंधिया की हर बात में बहुत कुछ खास था, जो वोटरों के साथ युवा वर्ग को बेहद लुभाता रहा। सिंधिया का यही स्टाइल उनकी यूएसपी बन गया और वे शहरी वर्ग के साथ ग्रामीण वर्ग के युवा वोटरों की पहली पसंद बन गए। महाराज वाली छवि से थोड़ा अलग वे एक यूथ आइकॉन के रूप में नजर आने लगे।
वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में बतौर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज की छवि से बिल्कुल अलग अंदाज में यानी सूट बूट में नजर आते थे। वहीं जब वे ग्वालियर में अपने महल के आयोजनों में शामिल होते तो वहां राजसी पोशाक अनिवार्य हो जाती है। हर वर्ष दशहरे पर परंपरानुसार शमी के वृक्ष के पूजन के दौरान सिंधिया का रंग रूप पूरी तरह बदल जाता है और तब उनमें नजर आता है सिंधिया राजवंश। अपने महल में केवल सिंधिया या उनके बेटे महाआर्यमन ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जब करीबी मित्र और रिश्तेदार पारिवारिक आयोजनों कोई तीज त्योहार पर इकट्ठा होकर ऐसी ही राजसी पोशाकों में नजर आते हैं तो सदियों पुराने सिंधिया राजवंश की झलक देखने को मिल जाती है। कभी पारंपरिक पगड़ी या साफा या कलगीदार मुकुट सिंधिया के मस्तक की शोभा दोगुनी कर देते हैं। सच तो ये है कि अपने महाराज सिंधिया को इसी रूप में देखने के लिए ग्वालियर की जनता भी ललायित रहती है। तो अपने लिए न सही लेकिन अपने वंश की परंपरा के पालन और अपनी प्रजा रूपी जनता की इच्छा पूरी करने के लिए सिंधिया इस राजसी वेश में नजर आते हैं। और जब वे अपने क्षेत्र के दौरे पर निकलते हैं तब एक बिल्कुल देसी अंदाज वाला जननेता सिंधिया जनता के बीच होता है। बाह चढ़ा सफेद चुस्त कुर्ता पायजामा पहने सिंधिया एकदम कूल नजर आते हैं। यानी कह सकते हैं कि सिंधिया ने खुद को कभी किसी सांचे में नहीं ढाला बल्कि स्वयं को माहौल के अनुकूल बनाया। जैसा देश वैसा भेष की तर्ज पर सिंधिया के तीनों रूप नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सूबे की सियासत का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। अपने समर्थकों के लिए उनका साइलेंट मूव प्रेशर पॉलिटिक्स में बड़ा किरदार निभाता रहा है। कांग्रेस में रहते समर्थकों की ताजपोशी या बड़ी जिम्मेदारी का मसला हो या फिर भाजपा में आने के बाद समर्थक विधायकों को मंत्री और मंत्रियों को अच्छे विभाग दिलाने में उन्होंने हमेशा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। बीजेपी में एंट्री के समय तो उन्होंने नेता से आगे अपने हर समर्थक कार्यकर्ता के नाम के साथ उन्हें भाजपा जैसी पार्टी से जोड़ दिया था। सिंधिया स्टाइल आज भी चर्चा में है, कोई उन्हें पसंद करे या ना करे, लेकिन सिंधिया को इग्नोर कर पाना मध्य प्रदेश में भाजपा ही नहीं कांग्रेस के लिए भी संभव नहीं है। किसी की आंख की किरकिरी तो किसी के दिल नहीं तो दिमाग में वो जरूर रहते हैं। ज्योतिरादित्य के पिता और कांग्रेस के दिग्गज राजनेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन में योग्य युवाओं को मौका देकर न केवल कांग्रेस से जोड़ा बल्कि उन्हें चुनावी राजनीति में उतारकर प्रदेश के कोने कोने में एक नई लीडरशिप तैयार की। उस समय प्रदेश में अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज क्षत्रप हुआ करते थे जिन्होंने अपने समर्थकों की एक बड़ी टीम तैयार की। जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ तो उनके सभी समर्थक नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दिया और आज तक उनके साथ बने हुए हैं। कांग्रेस में रहते ज्योतिरादित्य ने अपने समर्थकों का पूरा ख्याल रखा। पार्टी संगठन में पद पोजीशन की बात हो या चुनाव में टिकट वितरण, और जब सरकार बनी तो उसमें भी अपने समर्थकों को न केवल मंत्री पद तक पहुंचाया बल्कि वजनदार पोर्टफोलियो भी दिलाए। ज्योतिरादित्य एक बरगद की भांति अपने समर्थकों के लिए आश्रय बने तो समर्थकों ने भी उनकी शरण नहीं छोड़ी। लिहाजा जब कमलनाथ सरकार में उनके नेता का अपमान हुआ तो सिंधिया की एक आवाज पर उनके सिपह सालार मंत्री और विधायक जैसे पद छोड़ने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। ये समर्थकों की ही ताकत थी जो सिंधिया अपने राजनीतिक जीवन का इतना बड़ा फैसला ले पाए और सिंधिया की नाराजगी ने नाथ सरकार को धराशायी कर दिया। सिंधिया ने बता दिया कि क्षत्रप होने का अर्थ क्या होता है और जब सिंधिया भाजपा में शामिल हुए तब भी उन्होंने अपने समर्थकों का पूरा ख्याल रखा। सिंधिया खेमे के कई मंत्री और विधायक पद छोड़कर आए थे, लिहाजा भाजपा ने भी अपनी रीति नीति में बदलाव किए और पहली बार के विधायकों को भी मंत्री पद दिया। उपचुनाव में जीत के बाद वो मंत्री पद पर कायम रहे तो जो हार गए उन्हें भी निगम मंडल में एडजस्ट किया गया। हालांकि भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया गुट स्वयं ही भाजपा की रीति नीतियों पर चल पड़ा था। इससे कांग्रेस जैसी गुटबाजी भाजपा में नजर नहीं आई। भाजपा ने सिंधिया समर्थकों का तो सिंधिया ने भी भाजपा के सिद्धांतों और प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखा।
और दोनों ने कभी एक दूसरे को धर्म संकट में नहीं डाला। इसी का परिणाम है कि 2023 में सिंधिया समर्थकों को चुनाव लड़ने का पूरा मौका मिला और सरकार बनने पर उन्हें उचित स्थान भी मिले। सिंधिया के समर्थक अब भाजपा की नई ताकत बन चुके हैं, जिसका फायदा दोनों को भरपूर मिल रहा है। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही है। बावजूद इसके देश की बदलती राजनीति में नई पीढ़ी के सबसे बड़े चेहरों में एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने संसद के अंदर तो सड़क की सियासत में अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराकर समर्थकों के साथ विरोधियों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। सिंधिया की अपनी स्टाइल समर्थकों को लुभाती है तो दूसरे लोगों को सोचने को मजबूर भी करती है। क्षेत्र का विकास, मतदाताओं के सुख दुख में व्यक्तिगत मौजूदगी और नीति निर्धारकों के साथ पार्टी नेतृत्व को भरोसे में लेकर उन्होंने हमेशा अपनी अहमियत का एहसास भी कराया है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की चाहत कांग्रेस में रहते भले ही अधूरी रह गई थी, लेकिन भाजपा में अभी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। भाजपा में आने के बाद जिस लाइन पर वो आगे बढ़ रहे हैं वो उन्हें दिल्ली की ओर फिलहाल ले जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश पर पैनी नजर उनकी हमेशा की तरह बनी हुई है। भाजपा के अंदर दूसरे नेताओं की भीड़ में सिंधिया यदि अलग और महत्वपूर्ण है तो इसकी एक नहीं कई वजह हैं, जिसे पार्टी नेतृत्व के साथ जनता भी बखूबी समझती है। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर कोई बड़ा संशय सिंधिया के लिए रह नहीं जाता है और इसी के साथ केंद्र की सरकार में उनके मंत्री बनने की संभावना बलवती भी हो जाती है। व्यक्ति विशेष में इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए चेहरे को सामने रखकर और करेंगे बात। इसी के साथ इजाजत दीजिए। राकेश अग्निहोत्री को नमस्कार।